सर क्या आपको लगता है कि इस डॉलर के बढ़ने से, रुपए के लगातार गिरने से हमारी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, या इसको रोका जा सकता है किसी तरीके से सर? इसको आखिर पहले आपको क्या लगता है कि सर क्यों हमारा रुपया इतना डाउन जाता जा रहा है? क्योंकि लोग रुपया को फेंक रहे हैं और डॉलर ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर में उनको उनको एक एक गारंटी है। और इसमें वो ब्लैक मार्केट में करते हैं, विदेशों में जाकर करते हैं। विदेशों में हमारी रुपी बहुत चलती है। तो मैं कहता हूँ कि रुपी को हमारे देश में जो मोरारजी देसाई के टाइम पर था उस रेट में रखनी चाहिए, 9%, 9 रुपीज़ पर डॉलर। आज कितना है? ऑलमोस्ट 100 हो गया। 9 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। उस समय मैं मोरारजी को भी कहा था कि 5 रुपया का हो। और मैंने यानी किताबों में लिखी है, वो देख सकते हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल्स बताने के लिए, परंतु मैं आज कहता हूँ कि जो हमारी रुपया है उसकी डॉलर के अनुपात में 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ 100 रुपया में चल रही है सर। लेकिन मैं सर इसमें थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सब लोग कहते हैं, क्योंकि सर देखिए मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ, और सब लोग मैं सवाल करता हूँ कि जो पूरी इकोनॉमिक्स है दरअसल आज की डेट में ग्लोबल फिनोमिना पे चलती है। अरे नहीं, ये सब बात मत बोलिए। ठीक है कि जो डॉलर है वो चूँकि सर सब ट्रेड उसमें करते हैं, और जो रुपया है उसमें ट्रेड होता नहीं है। डिमांड डॉलर की ज़्यादा है, रुपये की डिमांड है नहीं, इसलिए डॉलर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं, और जो रुपया है इंडियन वो सर गिर रहा है। थोड़ा मैं समझना चाहूँगा सर चाइना आपसे। के साथ वो उनका जो युआन करेंसी है युआन, और हम रुपए कर सकते हैं। डॉलर को गिराने के लिए कई ऐसे मेथड्स हैं, परंतु यहाँ तो और चीज़ें लगे हुए हैं ना। जैसे ब्रिक्स एक देश बन रहा था, ब्रिक्स संगठन बनाया सर, ब्रिक्स। हाँ, वो करेंसी लाने की बात कर रहे थे। वो नहीं, वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो 5 देश के हर एक चीज़ को एक देश के साथ, हिंदुस्तान चाइना के साथ अलग से करनी चाहिए। हिंदुस्तान और देशों में जो हैं बांग्लादेश, उससे अलग से करनी चाहिए। ये तो एक कला है। इस कला को ये मोदी को आता नहीं है। सर हम एक सवाल पे और आते हैं। सर हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई है, एक संगठन है जो देश की मुद्रा नीति तो तय करता है। नीति आयोग है जो नीतियां बनाता है, और CSO भी है सर, जो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है। सर इन संस्थाओं को लेकर लगातार सवाल किए जाते हैं। आरबीआई सर जो हमारी एक आर्थिक नीति है उसको तय करता है, मुद्रा नीति को तय करता है, नीति आयोग नीतियाँ बनाता है, तमाम तरह की चीज़ें होता है। स्टैटिक्स जो होती हैं वो सर स्टैटिक्स जो की जाती हैं। पूर्व जैसे सर गवर्नर साहब रहे, रघुराम राजन रहे, उर्जित पटेल रहे, इन्होंने सर नीतियों के आधार पर इस्तीफा दिया कि हम मेरा सवाल लीजिए। इस्तीफा दिया उन्होंने, लगातार सवाल उठाए उन्होंने कि आर्थिक नीतियां नॉर्थ ब्लॉक और पीएमओ तय कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। जो काम इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। उन्होंने इस्तीफे दिए अपने। और अभी सर अब देखा हमने कि जो ये मैं मानता नहीं हूँ, ये तो आपकी बात है। हाँ सर आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा, कोई छोटे आदमी। और दूसरा सर अभी जो वो अमेरिका में रहता है, अभी वो अमेरिका में जाकर बैठ गया। इंडिया में जाकर के यहाँ घूमना चाहिए था, किसी यूनिवर्सिटी में काम करना चाहिए था रघुराम राजन साहब। हाँ, और क्या, वहाँ अमेरिका क्यों चले गया? बीबी तो अमेरिकन होगी। मेरा सर इसमें एक सवाल और भी था। जो प्रधानमंत्री के ही सलाहकार रहे हैं सर पुराने, और सुरजीत भल्ला साहब, इसी टर्म में सुरजीत भल्ला साहब, अरविंद सुब्रमण्यम साहब, सर दोनों की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो सरकार की ही मुखालफत कर रहे हैं नीतियों की, कि जो सरकार नीतियां इस वक्त चला रही है और जो इकोनॉमी जिस तरीके हमारे देश में जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने भी। सर क्या आपको लगता है कि सर वाकई में जो खुद उनके सलाहकार रहे हो मोदी साहब के, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में तमाम अपनी सलाह देते थे, वही अब सब सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या वाकई में सर जो हमारी आर्थिक नीति है, जो आर्थिक दर है, या जो आर्थिक गिरावट है हमारे देश की, या जो इकोनॉमी हमारी कहते हैं कि पैरालाइज तो खबर नहीं कहूँगा उसको, लेकिन डाउन जा रही है,
क्या उनका तर्क सही है सर? उनके ही इकोनॉमिस्ट, उनके ही सलाहकार अगर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच विचार करने वाला मामला है। इस्तीफा दिया उन्होंने? नहीं दिया सर। फिर तो क्या बात है, कोई बात उनको कहना चाहिए कि पूर्व सलाहकार हैं सर, वो पूर्व सलाहकार हैं। पूर्व सलाहकार का क्या मैं मतलब है, वो तो अब बाहर आने के बाद जब थे वहाँ क्या कर रहे थे, नाम बताएंगे तो मैं बता दूंगा सबका। ये चापलूसी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और उसको एक विषय में प्रस्तुत करते हैं। सवाल ये है कि लोगों को बुलाना चाहिए। मुझे तो कभी नहीं बुलाएंगे, कहीं नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स जानता हूँ और दूसरा है उनका पोल खोल दूंगा जी, तो मत बुलाओ। और तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को मुझे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये सारे लोग ऐसे ही हैं। वो बोलेंगे फिर रहेंगे उसी में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो पूर्व सलाहकार हैं या अभी वर्तमान में सलाहकार हैं, अगर सवाल खड़े कर भी रहे हैं, सवाल खड़ा करना जाहिर तौर पर उनका काम है, सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्यों सर? आपको क्या बिना इस्तीफा दिए कोई सलाह नहीं दे सकते वो सर? बिल्कुल, यदि आप पब्लिकली बोलोगे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तब वजन है उस बात का, और वो सरकार उसको मानती नहीं है तो रिजाइन कर दो। तुम सलाहकार क्यों हो? नहीं किया, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं सर, हैं? तो ये भी और भी एक 420 ही है। डर है किसी चीज़ का? नहीं डर क्यों, वहाँ डरना चाहिए। आप प्रोफेसर रहे हैं, आपको बना दिया, आप कहते हैं ये होना चाहिए, सरकार मानती नहीं है तो रिजाइन करके जाकर, क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रोफेसर क्यों। स्वामी सर, हमने इकोनॉमिक्स को लेकर बात की, अर्थव्यवस्था को लेकर बात की, आपने तमाम सवाल भी खड़े किए कि नहीं ठीक नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी अगर आज की डेट में भारत के अर्थशास्त्री के नाते या फाइनेंस मिनिस्टर होते तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस तरीके से देखते आप, किस तरीके से होता? अगर सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते तो वो किस तरह अर्थव्यवस्था को देखते? मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता और प्रधानमंत्री मेरे रास्ते में अड़ंगा नहीं डालते, तब मैं कर सकता हूँ। मैं बन जाऊँ और कहेगा नहीं मैं ये नहीं हो सकता, तो फिर मैंने मतलब फ्री हैंड चाहिए? नहीं, नॉट फ्री हैंड। एक फ्री हैंड कौन, मैं तो कहता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर तो ये मेरा हक है, और मैं कहूँगा कि ये नहीं मानोगे तो मैं चले जाऊँगा, और इसीलिए कब बनाएंगे नहीं। सपोज कीजिए सर, मैं एक हाइपोथेटिकल आपसे सवाल कर रहा हूँ, अगर डॉक्टर स्वामी इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते और इकोनॉमी जो भी जिस स्थिति में है हमारी, एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल क्या होता सर आपका? नहीं, मैं ऑल्टरनेटिव इसमें नहीं जाऊंगा। मैं यदि मुझे ये ताकत मिली तो मैं इनकम टैक्स को पहले अबॉलिश कर दूंगा। उसके बाद जो सेल्स टैक्स है वो एक ही सेल्स टैक्स होगा, एक रेशो पे। हाँ, एक रेशो। देख लीजिए, बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। और बाकी सर अगर कुछ और कुछ और क्या कुछ करना है, जो और कुछ करना नहीं है। कोई आकर कहेंगे हम कंपनी या नीतिगत ढांचे को किस तरीके से ठीक करते? नीतिगत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, नहीं और वन विंडो सिस्टम वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि ऐसा लगेगा बाहर के लोगों को कि यहाँ तो इनकम टैक्स ने ऐसा कर दिया, क्योंकि सर हमारा देश लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा मार्केट है विश्व का। हाँ, अगर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या हमारे नालायक प्रधानमंत्री। सर, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव मॉडल की, अगर आप पेश करना चाहेंगे देश के लिए, आपने दो तीन चीज़ें बताई सर, इनकम टैक्स हटा देंगे, सेल टैक्स हटा देंगे। हाँ, नहीं, इनकम टैक्स हटाएंगे, सेल्स टैक्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 5%, जीएसटी कट ऑफ, टोटली कट ऑफ।